नेक्स्ट चीज़ जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि भी एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल क्या होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम की, WCS की। से ये मेरी एक जॉब है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, अब इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने आगे मूव करना है। ग्रेजुएशंस डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, ज़्यादा ग्रेजुएशंस नहीं डालूंगा, हौच पौच हो जाता है। सो 1 2 3 और 4। अभी हम इतनी ही ग्रेजुएशंस पे चलते हैं कि मान लीजिए हमारा इतना ही प्लेन है, इससे ज़्यादा बड़ा प्लेन नहीं है हमारा, उड़ने वाला प्लेन नहीं भाई साहब, ये 2 एक्सिस वाला प्लेन। तो ये Z एक्सिस एंड ये X एक्सिस, परफेक्ट। सो से हमारा इतना ही प्लेन है। और अब एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल की हम बात कर रहे थे, हम पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट क्या है? ये बेसिकली मैं पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ कि जो डायमेंशन हम बता रहे हैं इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को मूव करने के लिए, वो अगर एब्सोल्यूट मोड के अंदर है तो वो कैसे मूव करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा ये कंपोनेंट जो है यहाँ पर है, चाहे अगर आपका टूल मूव करता है तो टूल यहाँ पर, अगर कंपोनेंट मूव करता है इन केस ऑफ VMC तो वो वहाँ पर है। तो मेरे को अब अपने कंपोनेंट को या अपने टूल को मूव कराना है, मैं कमांड दूंगा कि भी आप इन टर्म्स ऑफ X, Z X + 3 एंड X - 3। अब मैंने ये 2 कमांड्स दी, X + 3। तो एब्सोल्यूट मोड में यह 1 2 3 ये यहां पर आ जाएगा। एब्सोल्यूट मोड में ये क्या कंसिडर करेगा? X + 3, मतलब इस प्लेन के अंदर उस कोऑर्डिनेट की पोजीशन जहां पर है वो टूल को वहां मूव कर देगा एब्सोल्यूट मोड के अंदर। इंक्रीमेंटल मोड के अंदर अगर मैं बोलूंगा X + 3 इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल, तो यहां से वो 3 डिजिट आगे मूव होगा, 1 2 और से 3। तो यहां पे X आ जाएगा। तो ये बेसिक फर्क है एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल के अंदर। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम लिखते हुए प्रोग्राम में अगर गलती कर जाएं और मोड गलत सिलेक्ट किया हो और इट विल बी अ ब्लंडर, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो हम उन चीज़ों से बचेंगे। हाँ, ये मोड कैसे सिलेक्ट करते हैं CNC मशीन के अंदर, वो हम गो थ्रू होंगे जब हम प्रोग्रामिंग वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, यानी से जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो कम्प्लीटली प्रोग्रामिंग वाला होगा। सो यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम, इंक्रीमेंटल सिस्टम, ये समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल नींव है आपकी प्रोग्रामिंग की। अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो ये बहुत दिक्कत देने वाली है। किसी भी टूल को अगर हम कन्वेंशनल मेथड में भी लेके चलें, अगर मेरे किसी दोस्त ने कन्वेंशनल मशीन चलाई है या वो भी CNC के ऊपर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि उनके चक्के के RPM जो हैं या उनके टूल के RPM, ड्रिल वगैरह के RPM जो हैं घटते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ें हम थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़ी सी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, हम थोड़ी सी जो हमारा सेशन है लास्ट का, जो ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ मेटल कटिंग। चाहे आप मेटल कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप प्लास्टिक कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की वुड कटिंग भी कर रहे हैं इवन, तो ये चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। और फेरस मेटल है चाहे नॉन फेरस मेटल है, फेरस बोले तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों के अंदर लोहा एक मूल्य धातु के रूप में, और नॉन फेरस वो जिसमें लोहा नहीं होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया। तो अगर चाहे आप उन्हीं की भी कटिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स ये रहने वाले हैं सेम। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप घबराइए मत, सब कुछ यही सेम रहने वाला है। ये 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी ज़िंदगी बाउम्र आपके साथ ही चलेंगे। इससे ज़्यादा अभी कोई ऐसी फॉर्मुलेशन है नहीं कि भी जो एक मशीनिस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो। मैक्रो के अंदर जाके अगर होती होगी, ग्लोबल एंड जो अपने लोकल वेरिएबल्स के लिए जो हमने फार्मूलाज लगाने, दोज आर वेरी डिफरेंट।
तो आपको एक जनरल पर्पस CNC प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा कटिंग स्पीड, दूसरी चीज़ जो है वो है RPM, और तीसरी आउटकम जो है वो है फीड। मैं आपको बेसिक अगर बताऊं तो कटिंग स्पीड वो स्पीड है जिससे टूल या जॉब घूमते हुए कटाई हो रही है उसकी या कटाई कर रहा है, तो वो कटिंग स्पीड है। RPM है रेवोल्यूशंस पर मिनट, कि कितने चक्कर वो 1 मिनट में घूमता है। थर्ड इज द फीड। फीड इज कंसिडर्ड इन अ लीनियर मोशन, कि भी सीधा वो किस फीड से चल रहा है। कटिंग स्पीड पेरीफेरी के अगेंस्ट भी हो सकती है या होती है, और फीड जो है वो लीनियर होती है। अब इनके यूनिट्स क्या होते हैं? फीड इज से mm पर मिनट, ऑल्सो फीड कैन बी mm पर रेव। तो ये दो फीड की यूनिट्स हो सकती हैं। RPM की कोई यूनिट बताने की जरूरत नहीं, हो तो है ही खुद में एक यूनिट, रेवोल्यूशन पर मिनट। और ये पहली चीज जो है कटिंग स्पीड, ये होती है मीटर पर मिनट के अंदर। और जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा N इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स V डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स D। तो अब एक जो ये फॉर्मूला है, जो कटिंग स्पीड है इसमें, और ये जो पाई है, ये आपको प्री डिफाइंड होंगे और डायमीटर आपका प्री डिफाइंड होगा, और आप निकालेंगे कि आपके स्पिंडल के या आपके चक्के के RPM कितने होने चाहिए उस पॉइंट पे। V इज द कटिंग स्पीड। आप पूछें कटिंग स्पीड आई कहाँ से? आप कोई भी इंसर्ट की डब्बी खरीदते हैं तो उसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम कटिंग स्पीड या रिकमेंडेड कटिंग स्पीड एज पर मटेरियल हार्डनेस ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। आप कौन से मटेरियल की कटाई करने वाले हैं, उसका डायामीटर क्या है, उसकी हार्डनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कटिंग स्पीड प्री डिफाइंड होती है कंपनी की तरफ से। पाई आपको पता है कांस्टेंट है, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। डी इज दी आइदर द डायामीटर ऑफ जॉब, डी ऑफ जॉब, या फिर डायामीटर ऑफ टूल। डिपेंड करता है कौन सी चीज घूम रही है। अगर जॉब घूम रही है लेथ के केस में तो डायमीटर ऑफ द जॉब, अगर टूल घूम रहा है VMC के केस में तो डायमीटर ऑफ द टूल। उसके अकॉर्डिंगली आपके RPMs निकल जाएंगे। अब एक हम छोटी सी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। मैं एक HSS का ड्रिल यूज कर रहा हूं जिसका डाया 15 है, N है उसका 1000 टाइम्स। कटिंग स्पीड जनरल, अगर आपके पास मशीनरी हैंडबुक है या फिर कोई आप किसी टूल डीलर के पास जाते हैं जो आपको टूल बेचता है तो उससे बात करेंगे भी मैंने HSS का एक मेरे पास ड्रिल है, मैंने MS का मटेरियल कट करना है तो मेरे को कितनी कटिंग स्पीड होगी, तो वो से आपको बोलेगा कि सर आप 40 की कटिंग स्पीड पे उसे यूज़ कर लो, या 50 की या 60 की, मैक्स टू मैक्स 60, उससे ज़्यादा आ जाती है बट मुश्किल है। तो 40 की कटिंग स्पीड आप यूज़ करिए। 3.14 जो है उसका पाई का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है, टाइम्स डायमीटर ऑफ द जॉब। अब हमारा टूल रोटेट कर रहा है ड्रिल के केस में, क्योंकि VMC के ऊपर हम मान लीजिए कि ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टूल रोटेट कर रहा है, तो हम डायमीटर भरेंगे इसको 15, 40,000, 15 दिया 45, हम मोटा मोटा इसी को 40 ही ले लेते हैं। वैसे आप 45 लीजिएगा, मैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 40 ले रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। तो ये 4 और ये 1000, तो ये आपके 1000 जो है चक्र RPM आ गए। लगभग आपको 1000 RPM पे अपने टूल को घुमाना है, रोटेट करना है, तो वो बहुत बढ़िया कटिंग करेगा एज पर दी मैन्युफैक्चरर
स्पेसिफिकेशंस की, जिसने उस टूल को बनाया है। अगर उसने 40 बोला है तो आप 40 भरेंगे, 50 बोला तो आप 50 भरेंगे, वो 60 कहेगा तो आप 60 भरेंगे, उसके टूल का उसको पता है। हाँ, इन चीज़ों के अंदर और भी अदर वेरिएबल्स जो हैं बहुत क्रुशियल हैं, जैसे कटिंग ऑयल कैसा है, कटिंग ऑयल की जो है कंसिस्टेंसी कैसी है, और प्लस आपकी मशीन की रिजिडिटी कितनी है। अगर मशीन रिजिड नहीं है, वाइब्रेट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये पैरामीटर्स नहीं आने वाले। वो पैरामीटर्स आइडियल कंडीशन के अंदर होते हैं, तो उससे वो जो भी कहेगा तो फिर भी आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही आरपीएम कैलकुलेट करने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फीड की। जो मैंने फीड की बात करी, mm पर मिनट एंड mm पर रेवोल्यूशन, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अभी मैं एक ड्रिल की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक बात करता हूँ कि भी mm पर रेवोल्यूशन में पहले कंसिडर करूँगा। हमारा एक ड्रिल जो है, तो जो ड्रिल है उसके से 2 फ्लूट कटिंग करते हैं। एक ये वाला और एक ये वाला। एक ये कटिंग कर रहा है और एक ये कटिंग कर रहा है। मुझे पता है ये डायग्राम इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट स्टिल आपको पता है कि भी ड्रिल 2 फ्लूट्स के साथ कटिंग करता है। पर फ्लूट आपके जो ड्रिल मैन्युफैक्चरर है उसने बोला है कि 0.05 पर रेवोल्यूशन पर फ्लूट आप कटिंग ले सकते हैं। 0.05 वो एक रेवोल्यूशन में आगे मूव कर सकता है एक फ्लूट। आपके पास 2 फ्लूट हैं तो ये हो गया 0.1 पर रेवोल्यूशन। एक गेड़े के अंदर, एक चक्कर के अंदर वो 0.1 mm मूव करेगा। तो दोस्तों 1000 आरपीएम में वो कितना मूव करेगा? 0.1 टाइम्स 1000, तो ये हो गया 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 1000 गेड़े 1 मिनट में है ना, आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 1 मिनट के अंदर वो 100 mm जो है वो मूव करेगा। सो ये दोनों यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने फीड mm पर रेवोल्यूशन में कितनी ली तो 0.1 की, मिनट पर मिनट mm पर मिनट में कितनी ली तो 100 mm की। पर ये चीज निकालने के लिए मेरे पास आरपीएम होने बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है कटिंग स्पीड, आरपीएम और फीड का। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई बताता है या नहीं बताता। अगर नहीं बताता है तो आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इंजीनियर्स भी इन्हीं के ऊपर ही, इन्हीं के अकॉर्डिंगली ही अपना सारा कुछ डिसाइड करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को ऐसे भी बनाते हैं। हाँ, प्रोग्राम्स बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि भी आपका फिक्चर कैसा है। अगर आपकी फिक्चर में रिजिडिटी नहीं है तो आप ये पैरामीटर्स कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका फिक्चर का रिजिड होना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्लैंपिंग होना बहुत ज़रूरी है, रिपीटेबिलिटी के लिए उसके रेफरेंसेस ओके होना बहुत ज़रूरी है। तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट आस्पेक्ट, बट स्टिल ये चीज़ें रहेंगी आइडियल कंडीशन के अंदर कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू मेक मोर डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस कंटेंट। और हो सका तो मैं आपको कोई टूल वाली जो इंसर्ट वाली बॉक्स आती है तो उसके पीछे का वो जो पूरा है वो मैं इस वीडियो के साथ चला दूं, ताकि आप देख सकेंगे भी कटिंग स्पीड फीड कैसे मेंशन की गई है मैन्युफैक्चरर द्वारा उसकी डब्बी पे, चाहे कॉर्लॉय है, चाहे नैनोकट है, टैगटेक है, या कोई और भी अदर इंसर्ट मैन्युफैक्चरर है। तो सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बातें करेंगे थोड़ी और इन डेप्थ में। आज हमने काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स इसके ऊपर क्लियर करे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग के लिए नेसेसरी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि भी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर हम मशीन को रन करेंगे, वेरिएबल स्पीड के ऊपर हम मशीन को रन करेंगे, तो मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग कहेंगे रवि जी आपने हमें पहले बताया नहीं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको पहले कवर कर रहा हूँ ताकि ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके कवर हो जाएं और उस टाइम हमें ज़्यादा कोई हिंड्रेंस ना आए, हम एक फ्लो में उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि ऑनलाइन जाकर अगर आपको थोड़ा और कंटेंट मिलता है उसे पढ़ें
अपने फ्री टाइम में, अपने लेजर टाइम में। अगर नहीं मिलता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हीं एपिसोड के अंदर हम मेजॉरिटी चीज़ें कवर अप करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कोशिश कीजिएगा जितने कमेंट्स आप लोग कर सकें, जो क्वेरीज आपकी हैं वो आप मेरे तक पहुंचा सकें तो पहुंचाइएगा। एंड अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, एंड जस्ट लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। परफेक्ट, देन नमस्ते, थैंक यू।